चल बेटी कल चल चलो ज्वाइन करने दो। ये हो गया था, कहाँ तक पूछ रहे थे? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया था। क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, म्यूट करो सभी। हेलो, अच्छा ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है ना, तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया था। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चीज हो रहा था, ये वो एनिमल्स में मेन पावर हाउस हो रहा था, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा था, फोटोसिंथेसिस हो रही थी। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज हो रही थी, क्लोरोफिल हो रहा था। और क्लोरोफिल में मेन जो यहाँ पे जो एलिमेंट्स रहता है वो क्या रहता है, मैग्नीशियम रहता है। साथ में ये क्या करता है, यहाँ पे फोटोनों को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण में यहाँ पे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं ना। ठीक है, ये क्या हुआ, ठीक है। तो ये चीज हो रही है ना। तो प्रकाश संश्लेषी एक ये क्या है, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है जो क्या कर रहा था, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा था, प्रकाश संश्लेषण कर रहा था। और प्रकाश संश्लेषण से ही क्या हो रहा था, प्रकाश संश्लेषण में ये क्या यूज कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा था, इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज कर रहा था, वाटर यूज कर रहा था, सनलाइट यूज कर रहा था, है ना। उसी के थ्रू क्या बना रहा था, यहाँ पे स्टार्च बना रहा था अलग अलग चीजों में, या अलग अलग जो प्लांट्स है उसमें क्या हो रहे थे, अलग अलग नंबर्स में यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है ना। जैसे स्पायरोगायरा इंडिका की अगर हम बात करें, है ना, स्पायरोगायरा की अगर हम बात करें तो स्पायरोगायरा में क्या रहता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है ना। स्पायरोगायरा में एक रहता है ना। जिग्निमा जिग्निमा में दो रहते हैं, ठीक है। फिर स्पायरोगायरा रेटोरॉप्स जो रहता है, स्पायरोगायरा रेटोरॉप्स जो रहता है उसके अंदर में यहाँ पे 16, ठीक है, 16 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। और यूलोथेरिक्स यूलोथेरिक्स जो रहता है उसके अंदर में 100 यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा वो करने दो। चलो, अब अगली चीज, आकृतियों के आधार पे दरअसल जो क्लोरोप्लास्ट हो रहे हैं ये कैसे रहते हैं, अलग अलग आकृतियों के आधार के रहते हैं। तो अलग अलग आकृतियों के आधार पे जो रहते हैं उसके हिसाब से भी हमको इस क्लोरोप्लास्ट के लिए याद रखना कि प्याले शेप में, कप शेप का, है ना, कप शेप का जो रहेगा किसमें रहेगा, क्लेमाइडोमोनास स्पीसीज में, जितने मतलब क्लेमाइडोमोनास जितने भी है सब में कप शेप के रहेंगे, है ना। फिर जो हमने अभी बोला था जिग्निया, है ना, जिग्निया के अंदर में क्या रहता है, ताराकार रहता है, स्टार शेप, तारा का स्टार शेप। यूलोथेरिक्स
यूलोथेरिक्स, यूलोथेरिक्स में मेखलाकार रहता है या कॉलर शेप जिसको बोलते हैं, कॉलर शेप। स्पायरोगायरा में, स्पायरोगायरा में स्पाइरल, स्पायरोगायरा में स्पाइरल रहता है, ठीक है। उडोगोनिया, उडोगोनिया, उडोगोनिया में जालिकावत रहता है, नेट के जैसे रहेंगे, ठीक है। क्लोरेला, क्लोरेला में गोलाकार रहता है, ठीक है, गोलाकार। और जो एंजियोस्पर्म रहते हैं उसमें बाइकॉन, बाइकॉन क्या बाइकॉन्वेक्स रहता है, बाइकॉन्वेक्स, एंजियोस्पर्म में बाइकॉन्वेक्स। नॉर्मल अगर इनके शेप की अगर हम बात करें तो क्या रहता है यहाँ पे 3 to 10 माइक्रोमीटर रहता है, 3 to 10 माइक्रोमीटर्स रहता है। और स्पायरोगायरा जो रहता है, स्पायरोगायरा में जो क्लोरोप्लास्ट रहता है वो 1 मिलीमीटर तक का हो सकता है स्पायरोगायरा में, ठीक है, 1 मिलीमीटर तक का, ठीक है। अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो केमिकल कंपोजिशन में हमने हर चीज के लिए बोला है कि अगर सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रेजेंट रहती है तो वो क्या रहती है, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट रहती है, 50 to 60% प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। लिपिड यहाँ पे 25 to 30% प्रेजेंट रहती है। क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल 5 to, ये क्लोरोफिल की बात करें तो 5 to 10% प्रेजेंट रहता है। और इसमें क्या रहता है, कैरेटोनाइड्स रहता है, जो कैरेटिन और जैंथोफिल्स रहते हैं ये 5 to 10% रहता है। फिर यहाँ पर डीएनए, डीएनए की बात करें, डीएनए तो डीएनए कितना रहता है, 0.5% डीएनए रहता है। आरएनए, आरएनए 2 से 3% आरएनए प्रेजेंट रहता है। इसी के अंदर में कुछ विटामिन भी प्रेजेंट होते हैं। विटामिन में क्या है, विटामिन के प्रेजेंट होता है और विटामिन ई प्रेजेंट रहता है मेन, ठीक है, विटामिन के और विटामिन ई, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहाँ पे मेन प्रेजेंट रहता है। आयरन प्रेजेंट रहता है, कोबाल्ट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इतनी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब जैसे हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है तो स्ट्रक्चर में हमने क्या बोला था, यहाँ पे जो यूकेरियोटिक सेल्स है, यूकेरियोटिक सेल्स में जितने भी यहाँ पर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट हो रहे थे ये डबल लेयर रहते हैं। डबल लेयर में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक क्या है यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है ना। और जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कैसी है, ज्यादा यहाँ पे मोटी है, साथ में ये कैसी है, कर्क, जो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कम पारगम में रहती है और ये वाली कैसी हो रही है, जो इनर मेम्ब्रेन रहती है ये अधिक पारगम में रहती है। इसके अंदर में यहाँ पे प्रोटीन्स चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल्स वगैरह को अंदर जाने के लिए मदद करते हैं। और ये जो यहाँ पे जो लेयर प्रेजेंट है ये कितनी रहती है, 90 to 100 एंगस्ट्रॉम मोटी रहती है, 90 to 100 एंगस्ट्रॉम मोटी रहती है, ठीक है। फिर यहाँ पे पेरीप्लास्टिडियल, जो पेरीप्लास्टिडियल स्पेस है ना, ये यहाँ पे ये जो दोनों लेयर्स के बीच में जो स्पेस दिख रहा है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बटा हुआ रहता है, जिसके अंदर में यहाँ पे मैट्रिक्स भरा होता है ना। यहाँ पर भी मैट्रिक्स होता है, अंदर साइड में भी क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, ग्रेना प्रेजेंट होता है। ग्रेना क्या होते हैं, यहाँ पे सिक्के के जैसे यहाँ पे कुछ वलयित वलयित यहाँ पे स्ट्रक्चर रहते हैं जो एक श्रृंखला बना लेते हैं। यही क्या ये क्या कहला रहे थे, यहाँ पे अंदर साइड में इसमें क्या हो रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ये या यहाँ पर देखो ये वाला, इसमें अंदर यहाँ पे एक लेयर बनी हुई है और एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये क्या कहला रहा था, यहाँ पे लैमिली कहला रहा था ना। और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सघन रहता है, अंडेकार थैले के जैसे हो जाता है और इन्हीं को क्या बोलते हैं यहाँ पे, थैलेकॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो एक स्ट्रक्चर है ये जो एक रिंग यहाँ पे बना हुआ है ये क्या है, यहाँ पे थैलेकॉइड्स है। और ये जो थैलेकॉइड्स रहता है यही थैलेकॉइड्स क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ पे ये जो थैलेकॉइड्स है ये क्लोरोप्लास्ट की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है,
ठीक है, इसी से ये फॉर्म हो रहा है, इसी के अंदर में सारी प्रोसेस होती है। फिर इसके अंदर में यहाँ पे कुछ छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं जो क्या कहलाते हैं, यहाँ पे क्वांटासोम्स कहलाते हैं। और ये जो क्वांटासोम्स रहते हैं, ये क्वांटासोम्स की खोज करी थी पार्क और बिगिंस ने। पार्क और बिगिंस ने क्वांटासोम्स की खोज करी थी। और एक जो मतलब एक जो क्लोरोप्लास्ट है या एक जो थैलेकॉइड्स है, उसके अंदर में क्या रहते हैं, यहाँ पे 230 यहाँ पे क्वांटासोम्स प्रेजेंट रहते हैं। और इसके अंदर में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। और ये क्लोरोफिल क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक 160 क्लोरोफिल होता है, 160 क्लोरोफिल ए होता है, प्लस इसके साथ में एक और होता है, ये क्या होता है, 70 क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी होता है। ठीक है, ये एक क्वांटासोम में क्लोरोफिल्स की 2 यूनिट्स रहती है। ठीक है, और इसके साथ में क्या रहते हैं, यहाँ पे जो 50 एक कैरोटेनॉइड्स के अणु रहते हैं, 50 कैरोटेनॉइड्स के अणु रहते हैं, जो मिलके क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक क्वांटासोम बना रहे थे। ठीक है, अगली चीज, जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं, जैसे ये यूकेरियोटिक सेल्स है, तो इसमें थैलेकॉइड्स कैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे सिक्के के जैसे दिख रहा है। और एक यहाँ पे श्रृंखला बना रहा है ना, श्रृंखला जो क्या कहला रही थी, यहाँ पे ग्रेनम कहला रही थी। ये जो पूरी एक श्रृंखला है, ये क्या कहला रही थी, यहाँ पे ग्रेनम कहला रही थी, है ना। और एक जो ग्रेनम होता है, एक ग्रेनम के अंदर में ये जो थैलेकॉइड्स होते हैं, ये कितने होते हैं, 10 से लेके 100 थैलेकॉइड्स तक प्रेजेंट हो सकते हैं। और कभी कभी यहाँ हम एवरेजन देखें तो क्या हो रहा है, 20 से लेके 50 थैलेकॉइड्स इसके अंदर में प्रेजेंट रहते हैं। फिर ये जो यहाँ पे एक थैलेकॉइड्स होता है, ये थैलेकॉइड्स क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है। और ये क्या कहलाते हैं, यहाँ पे स्ट्रोमा लैमेला, है ना, या स्ट्रोमा लैमेली, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये हो रहा है पूरा का पूरा, ये क्या है, यहाँ पे स्ट्रोमा है। और स्ट्रोमा क्या रहते हैं, प्रोटीन युक्त जलीय पदार्थ रहते हैं, प्रोटीन युक्त जलीय पदार्थ रहते हैं, जो क्या करते हैं, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया करते हैं। थैलेकॉइड्स क्या कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, यहाँ पे आगे चल के हम और देखेंगे, यहाँ पे प्रकाश की अंधकार अभिक्रिया कर रहे थे। जिस इस स्ट्रोमा में क्या होता है, एक रूबिस्को एंजाइम रहता है ना। ये जो रूबिस्को एंजाइम रहता है, ये क्या होता है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है और उसका मतलब एसिलिमेशन करता है, एसिलिमेशन मतलब स्वांगीकरण करता है, और क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में मदद करता है। ये रूबिस्को एंजाइम स्ट्रोमा में प्रेजेंट रहता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसी क्लोरोफिल के अंदर में क्या रहता है, यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट रहता है। और ये जो डीएनए रहता है वो कैसा रहता है, डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, ऐसे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है। और कितने रहते हैं, 20 से लेके 60 कॉपियां उसकी प्रेजेंट रहती है। इसीलिए इस क्लोरोप्लास्ट को भी क्या बोलते हैं, यहाँ पे अर्ध स्वायत्त अंग बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन बोलते हैं, कि ये खुद की जो प्रोसेस है अंदर की, वो खुद से नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, खुद की जो प्रोसेस है वो खुद से नियंत्रित कर सकता है। फिर जो हरित लवक होता है, उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, तो अलग अलग प्रकार हो रहे हैं, तो क्या चीज हो रही है, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो क्लोरोफिल क्या हो रहे हैं, यहाँ पे जो क्लोरोफिल क्या रहता है, ए रहता है। इसका यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन या एक हमको फॉर्मूला याद रखना है। तो क्लोरोफिल ए, इसके अंदर में क्या हो रहा है, कार्बन 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4, और जो मैग्नीशियम है वो एक रहता है। और इसी के पास में क्या रहता है, यहाँ पे मिथाइल समूह रहता है, मिथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए में। फिर बारी आती है क्लोरोफिल बी की। तो क्लोरोफिल बी में क्या चीज हो रही है, कार्बन मॉलिक्यूल्स तो सेम होना है,
55, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 70 हो जाना है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 6 हो जाना है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 4 हो जाना है, और यहाँ पे लास्ट में क्या होना है, मैग्नीशियम, और इसके पास में होता है यहाँ पे एल्डिहाइड होता है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। फिर क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी में क्या हो रहा है, कार्बन यहाँ पे 35 रहते हैं, हाइड्रोजन 32 है, ऑक्सीजन 5 है, नाइट्रोजन 4 है, और मैग्नीशियम प्रेजेंट है, ठीक है। फिर क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल डी, कार्बन 54, हाइड्रोजन 70, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम प्रेजेंट है, ठीक है। इतने कंपोजिशन याद रखना, ठीक है। अगली चीज यहाँ पे जो क्लोरोफिल्स हो रहे हैं इसमें और भी कुछ प्रकार हो रहे हैं। तो बैक्टीरियल क्लोरोफिल, जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल है उसमें कार्बन होते हैं 54, हाइड्रोजन होता है 74। हमने बोला था कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, है ना। ऑटोट्रॉफ्स मींस क्या हो रहे थे, वो खुद से संश्लेषण कर सकते हैं, खुद से अपना फूड मटेरियल सिंथेसिस कर सकते हैं ना। तो उसके अंदर में भी यहाँ पे क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होता है, जिसमें यहाँ पे कार्बन 55, हाइड्रोजन 74, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है ना। और इसी को या तो इसी को क्या चीज बोलते हैं, क्लोरोबैक्टीरियम क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोबैक्टीरियम क्लोरोफिल। और ये कैसे होता है, जैसे अगर अम्लीय इन्वायरमेंट है, अगर एसिडिक इन्वायरमेंट है तो वहां पर कैसे हो जाते हैं, रेड कलर के हो जाते हैं। और अगर यहाँ पे बेस्ड इन्वायरमेंट है, क्षारीय इन्वायरमेंट है, तो ब्लू हो जाते हैं, ठीक है, ये रहता है। ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्लोरोफिल में हम यहाँ पे कुछ और भी चीजें देखते हैं, जैसे कैरोटीनाइट्स देखते हैं। तो कैरोटीनाइट्स में क्या चीज हो रही थी, यहाँ पर कैसे होते हैं, जो ये क्या कार्बनिक विलायक रहता है, जो कैरोटीनाइट्स रहता है वो क्या रहता है, कार्बनिक विलायक रहता है। और ये क्या होता है, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है ना। तो हाइड्रोकार्बन है तो इसमें क्या रहना है, कार्बन रहना है, तो कार्बन के 40 मॉलिक्यूल्स रहना है और हाइड्रोजन के 56 रहना है। और इसमें है ना जो कैरोटीनॉइड्स हो रहे हैं उसमें क्या रहता है, दो प्रकार रहते हैं। तो पहले प्रकार जो रहता है वो क्या रहता है, कैरोटीन। और उस कैरोटीन में क्या रहता है, विटामिन ए रहता है। और ये क्या होता है, गाजर के अंदर में क्या चीज होता है, यहाँ पे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, ये 3 प्रकार के यहाँ पे विटामिन प्रेजेंट होते हैं जो कैरोटीन रहता है। हमने कैरोटीन पढ़ा है ना, कैरोटीनाइड्स में कैरोटीन एक प्रकार होता है विटामिन का, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा ये 3 प्रकार के होते हैं। और ये जो 3 प्रकार के हो रहे हैं ये किसके कारण होते हैं, कैरोटीन के कारण होते हैं, ठीक है। और ये लगभग बहुत सारी चीजों में ये पाए जाते हैं, है ना, कि जो कैरोटीन रहता है। फिर उसके बाद बारी आती है जैंथोफिल्स की। तो जैंथोफिल्स में कैसे होता है, ये पीले कलर का वर्ण रहता है। और इसमें क्या होता है, कार्बन जो रहता है वो 40 रहते हैं, हाइड्रोजन 56 प्रेजेंट रहते हैं, और जो ऑक्सीजन हो गया वो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। और ये कैसे होते हैं, येलो कलर में होता है ना। और ये कब दिखाई देते हैं, जब कोई पौधे के अंदर में जस्ट पत्तियां आ रही है ना, पत्ती जस्ट उगती है, मतलब निकल रही है, पेड़ में कोई न्यू लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है या कोई न्यू लीफ अगर डेवलपमेंट हो रही है, तो उसमें यहाँ पे जैंथोफिल्स प्रेजेंट रहता है। और इस जैंथोफिल्स में क्या रहता है, फ्यूकोजैंथिन रहता है और वेलोजेंथिन रहता है, फ्यूकोजेंथिन और वेलोजेंथिन रहता है। और अगर हम यहाँ पे अगर बात करें कैरोटीन की और जैंथोफिल्स का, तो उनका अनुपात दोनों का रहता है यहाँ पे ये कैरोटीन और जैंथोफिल। तो कैरोटीन कितना रहता है, 2%, और जो जैंथोफिल्स हो गया वो 1 रहता है, मतलब 2:1 का अनुपात रहता है कैरोटीन और जैंथोफिल्स का, ठीक है। अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें फिर, तो उत्पत्ति या जो माइटोकॉन्ड्रिया है कहाँ से फॉर्म हो रहा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसके जैसे रहता है, यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट किसके समान रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे रहता है। और ये भी कहता है कैसे रहता है, सेमी ऑटोनॉमस रहता है। क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि इसके पास खुद के पास अपना डीएनए प्रेजेंट हो रहा था, इसीलिए। और ये खुद से अपनी प्रोसेस से कंप्लीट कर सकता है ना। तो ये जो पहले से जो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं उसी के डिवाइडेशन
फॉर्मेशन से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पहले से निर्मित माइटोकॉन्ड्रिया से ही बन रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये पहले से निर्मित जो माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, उसी से बन जाते हैं। ठीक है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो क्या फंक्शन होता है, मेन सबसे फंक्शन क्या हो रहा था, फोटोसिंथेसिस कर रहा था, है ना। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है ना। दूसरी चीज ये क्या करता है, यहाँ पे जल अपघटन भी करता है। ग्रेनम के अंदर में क्या हो रहा है, यहाँ पे जल अपघटन होता है, और जल अपघटन में प्रकाश संश्लेषण के लिए जो हाइड्रोजन आयन चाहिए होता है, तो उसमें NADP होता है, इसको क्या कर रहा था वो, यहाँ पे NADPH2 कर रहा था, है ना, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करवा रहा था। साथ में क्या कर रहा था, स्टार्च, और या स्टार्च बोलना चाहिए, या शर्करा का भी क्या कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है, इसीलिए इसको स्टार्च या शर्करा की क्या बोलते हैं, फैक्ट्री भी बोलते हैं, है ना। क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये फेट का डिपोजिशन भी करता है। ठीक है, फेट का डिपोजिशन भी करता है। दूसरी और लास्ट चीज क्या आती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के परसेंटेज को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। ये इस तरह से इसमें DNA प्रेजेंट रहना है ना, ये स्ट्रक्चर अभी हमने देख लिया। ये स्ट्रक्चर क्या है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है, ये कैसी होती है, यहाँ पे एक नेट के जैसे फॉर्म होते हैं, और इसमें अलग अलग चीजें प्रेजेंट होती है, अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ना। क्या प्रेजेंट रहते हैं, सिस्टर्नी प्रेजेंट रहती है, यहाँ पे वेसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, ट्यूब्स प्रेजेंट रहते हैं, ये सब मिलके क्या करते हैं, यहाँ पे एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो गार्नियर थे, गार्नियर ने यहाँ पे 1897 गार्नियर ने 1897 में सबसे पहले यहाँ पे देखा था। और ये जो है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या जितने भी ऑर्गन्स है यहाँ पे, ये सारे ऑर्गन क्या कहलाते हैं यहाँ पे, नहीं ऑर्गेस्टोप्लाज्म भी, है ना, ऑर्गेस्टोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, ऑर्गेस्टोप्लाज्म। और ये सब क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक होते हैं। मतलब हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, क्लोरोप्लास्ट देखा, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब क्या रहते हैं यहाँ पे, एंडोप्लास्ट ऑर्गन है। ठीक है, एंडोप्लास्ट मतलब जो साइटोप्लाज्म के अंदर साइड में रहता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर साइड में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये मेन किसके अंदर देखने को मिल रहे हैं हमको, यूकेरियोटिक सेल में। मैसेज किया, ठीक है, यूकेरियोटिक सेल्स में देखने को मिल रहा है। और ये ओवा में, ओवा एक, दूसरी चीज एम्ब्रियोनिक सेल, एम्ब्रियोनिक सेल, है ना, और एक मैच्योर आरबीसी इसके अंदर में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओवा में, एम्ब्रियोनिक सेल में और आरबीसी इनमें प्रेजेंट नहीं होते। आरबीसी में भी कौन सी, जो मैच्योर आरबीसी रहती है उसके अंदर में प्रेजेंट नहीं रहते। और प्रोकैरियोटिक में तो ऑर्गेनेल्स ही एब्सेंट थे, तो प्रोकैरियोटिक में तो उपस्थिति की कोई बात ही नहीं है ना। फिर कि ये क्या होते हैं, दरअसल तेजी से विकसित होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी विकसित होते हैं, और अपने आकार और अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। ठीक है, आकार और स्ट्रक्चर में वृद्धि कर लेते हैं। फिर इसमें यहाँ पे 3 तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। यहाँ पे अगले इसमें दिख रहा है क्या, ये देखो, 3 तरह के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सिस्टर्नी, है ना। तो सिस्टर्नीज में क्या हो रहा है, ये ऐसे यहाँ पे ट्यूब्स और वैक्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। वेसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, ये ऐसे राउंड शेप में वेसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। और ट्यूब्यूल्स, तो ये ट्यूब्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और जो सिस्टर्नी रहते हैं, इस सिस्टर्नी के ऊपर यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं, यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, है ना, ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और ये इनके खुद के राइबोसोम होते हैं, जो इनके लिए ही क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्रोटीन प्रोटीन जो फॉर्म करना है, वो प्रोटीन फॉर्म करने लगता है ना, खुद के लिए प्रोटीन फॉर्म करने लगता है।
ऐसी माइटोकॉन्ड्रिया और जो राइबोसोम रहता है उसके अंदर में भी क्या रहते हैं, खुद के राइबोसोम रहते हैं जो उनके लिए खुद के लिए ही प्रोटीन फॉर्म करते हैं, दूसरी सेल्स या मतलब सेल्स की बॉडी के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं खुद के लिए यहाँ पे वो राइबोसोम्स प्रोटीन फॉर्म करने लगते हैं ना। फिर यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की देखो जो उत्पत्ति हो रही है वो कहाँ से हो रही है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। अच्छा इसके एक पीछे वाले डायग्राम में आप ये देखो, यहाँ पे ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ना। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या है, दो तरह की मेम्ब्रेन रहती है उसमें, एक इनर मेम्ब्रेन रहती है और एक क्या हुई आउटर मेम्ब्रेन। तो ये देखो आउटर मेम्ब्रेन यहाँ से आई है और ये यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना ली, ये आई है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स बना ली। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है वो किससे जनरेट होती है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से जनरेट होती है, ठीक है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से जनरेट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये आउटर मेम्ब्रेन आई है, ये ऐसी इधर गई और ये इधर से आई, तो ये यहाँ से ये बन गई, ये यहाँ पे फॉर्म हो रही है ना। तो आउटर मेम्ब्रेन से ये फॉर्म हो रही है, ठीक है। फिर उसमें अभी बताया था अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स प्रेजेंट हो रही। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये जो राइबोसोम हमने बताया था यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हो रहे हैं, इनके खुद के राइबोसोम रहते हैं। तो राइबोसोम में क्या कर रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण करने के लिए यहाँ पे दो तरह के यहाँ पे प्रोटीन बोलना चाहिए एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। एक रहता है राइबोफ्लोरिन फर्स्ट, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट, और एक होता है राइबोफ्लोरिन सेकेंड। ये दो चीजें यहाँ पर प्रेजेंट रहती है जो राइबोसोम में क्या करती है, इसको मतलब राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में बांध के रखती है, साथ में प्रोटीन निर्माण करने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। फिर अगर हम वेसिकल्स की बात करें तो ये यहाँ से जो वेसिकल, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब क्या हो रही, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में क्या होना है, ये ऐसे यहाँ से आउटर मेम्ब्रेन आई और ये यहाँ से ये वेसिकल्स बन गए। ये तो चलो हमने छोटी सी बनाई है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होना, ये बहुत बड़ा सा एक यहाँ पे वेसिकल्स बन जाना, एक रिक्तिका बन जानी। तो ये भी कहाँ से बनी हुई थी, यहाँ पे जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है उसी से डेवलप हो रही थी, ठीक है। और इसके अंदर में भी क्या होना है, कहीं कहीं पे यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट रहना है। उसके बाद में हम ट्यूब्यूल्स की बात करें तो ट्यूब्यूल्स क्या रहती है, यहाँ पे नलियों के जैसी, ये देखो यहाँ पे ट्यूब्स के जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। और ये क्या होते हैं, जो सेल वॉल रहती है, सेल वॉल साइड में ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, मतलब अंदर साइड में नहीं। अंदर साइड में यहाँ पे देखो वेसिकल्स प्रेजेंट है हो रही है, सिस्टर्नी प्रेजेंट हो रही, लेकिन वेसिकल ये ट्यूब्यूल्स कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, आउटर साइड में रहती है, मेम्ब्रेन के पास में। और ये क्या करती है, लिपिड निर्माण का कार्य करती है। अब जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दरअसल मेन क्या कर रही, कोई भी मॉलिक्यूल्स जो इस डीएनए ने मतलब यहाँ से अंदर साइड से न्यूक्लियस साइड से प्रोटीन बनी है तो उसका मॉडिफिकेशन करती है, ठीक है। मेन वर्क ये होता है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि जो भी बायोमॉलिक्यूल्स यहाँ पे डेवलप हो रहा है उसको क्या करती है, वो मॉडिफाइड करती है, ठीक है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे दो तरह की बात कर रहे थे। दो तरह में क्या होती है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है और एक क्या रहती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स रहती है उसमें मेन क्या होती है, ट्यूब्स होती है और वेसिकल्स मेन होती है, ठीक है। ट्यूब्स और वेसिकल्स मेन होती है स्मूथ में, जबकि जो रफ होती है उसमें क्या होती है, सिस्टर्निया, ये सिस्टर्नी मेन होती है, ठीक है। ठीक है, फिर क्या चीज कर रही है, यहाँ पे राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्या करती है, जो लीवर सेल होती है ना, हमारी बॉडी के अंदर में जो लीवर सेल होती है उसके अंदर में ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखती है और स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस करती है, स्टेरॉइड्स का संश्लेषण करती है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो ट्यूब्स और वेसिकल्स रहती है यही क्या करती है, यहाँ पे विटामिन हो गए है ना, स्टेरॉइड्स हो गए, इनका विटामिन, स्टेरॉइड्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इनका क्या कर रही है, सिंथेसिस कर रही है, ठीक है, निर्माण करने में हेल्प कर रही है। अगली चीज यहाँ पे ये एक और काम करती है, जो ड्रग्स हम ले रहे हैं उसका डिटॉक्सिफिकेशन करती है,
ठीक है, ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करती है, उसके टॉक्सिक इफेक्ट को एंड करती है। कैसे कर रही है? जैसे अगर यहाँ पे ये कोई एक मॉलिक्यूल्स आया कोई, तो उसको क्या करेंगी, ऐसे चारों ओर अपने यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और उसको अंदर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से तो जो डीएनए या जो ऐसे प्रोटीन पार्टिकल निकल रहे थे, तो वो कहाँ हो रहे थे, सिस्टर्नी में आ रहे थे। तो सिस्टर्नी में आके यहाँ पे हो जा रहे थे, मॉडिफाइड हो जा रहे थे, और ज्यादा वो डेवलप हो जा रहे थे, न्यू स्ट्रक्चर्स बन जा रहे थे, ऐसे कर। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है। कोई दूसरा फॉरेजन मटेरियल आता है, उसको भी डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है। किसको, किसका फॉर्म करके? लाइसोसोम। हमने बोला था सेल के अंदर में एक लाइसोसोम रहता है ना, तो वो फॉर्म करके ये उसको डिस्ट्रॉय करने में भी हेल्प करती है। दूसरी चीज यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या रहता है, ये राइबोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं, और ये राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन के निर्माण में, प्रोटीन सिंथेसिस, और दूसरी चीज में यहाँ पे ये खुद के लिए भी बनाते रहेंगे, मॉडिफिकेशन भी करेंगे, और सेल के लिए जो प्रोटीन्स की जरूरत होती है वो भी पूरा करते हैं ये, है ना। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा कोशिकाओं में होती है, गॉबलेट सेल में प्रेजेंट रहती है, स्टोमक में प्रेजेंट रहती है, मतलब स्टोमक की सेल में प्रेजेंट रहती है, लीवर की सेल में प्रेजेंट रहती है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है, ये क्या रहती है, थोड़ी सी यहाँ पे हाइड्रोफोबिक रहती है। हाइड्रोफोबिक मतलब जल प्रतिकर्षी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स बने हुए रहते हैं ना। फिर यहाँ पे एनिलेट प्रोटीन, मतलब एक क्या बोलना चाहिए, एनिलेट एनिलेट थे। एनिलेट ने क्या किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज करी थी, जो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाती है, जिसको हम एल्यूरॉन प्रोटीन बोल रहे थे। मक्के के बीज के अंदर में एक एल्यूरॉन प्रोटीन बन रही थी, है ना। ठीक है, इसकी ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन कहां से हो रही थी, अब भी बताया था कि न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन हो रही है, उससे ये फॉर्म हो रही है। ठीक है, जो न्यूक्लियस है उसकी आउटर मेम्ब्रेन से यहाँ पे ये फॉर्म हो रही है। ठीक है, और ये क्या है, मतलब इससे क्या बोल रहे हैं, एक तरह से यूकेरियोटिक मिजोजोम भी बोलते हैं। यूकेरियोटिक मिजोजोम, भाई प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर में ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन थी, और उसमें एक ऐसा अनस्पेसिफाइड स्ट्रक्चर बन रहा था जो मिजोजोम कहला रहा था, है ना। इस ऐसी स्ट्रक्चर ये भी है, अनस्पेसिफाइड है, कोई स्ट्रक्चर इसका डिसाइड नहीं है कि कैसा प्रेजेंट है। तो इसको क्या बोलते हैं, यूकेरियोटिक मिजोजोम भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अगली चीज, अगर इसके फंक्शन की बात करें, तो अभी बताया था कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रही है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, और जो भी स्त्रावन हो रहा है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा करती है ना। जो भी स्त्रावन होता है गोल्जी बॉडी का। अभी यहाँ पे एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखना, ये देखो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनी और यहाँ पे ये गोल्जी बॉडी बनी है। तो जैसे इधर से कोई प्रोटीन आया तो हमने क्या बोलना था, प्रोटीन सिंथेसिस और मॉडिफिकेशन में हेल्प कर रही थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। ये अणु जैसे ही निकलता है यहाँ से, एक प्रोटीन की एक और एक लेयर में निकलता है, वो कहाँ जाता है, गोल्जी बॉडी के पास जाता है। और गोल्जी बॉडी फिर जो सेल की रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से प्रोटीन का और ज्यादा, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किया है मॉडिफिकेशन, इससे ज्यादा और ज्यादा मॉडिफिकेशन कर देता है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बना देगा, लिपिड के साथ में जोड़ देगा, लाइपोप्रोटीन बना देगा, ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा, फास्फोलिपिड बना देगा। तो इस तरह से गोल्जी बॉडी और ज्यादा क्या कर देता है, मॉडिफिकेशन कर देता है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन बनाई है उसका। ठीक है, लीवर सेल के अंदर में अगर ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे ग्लाइकोजिनेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन करती है ना। ग्लाइकोजिनेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन मीनिंग्स क्या हो रहा है कि भाई ग्लाइकोजिनेसिस, है ना, ग्लूकोज के निर्माण में मदद करती है। दूसरी चीज डिटॉक्सिफिकेशन, कोई भी ड्रग्स वगैरह का मेटाबॉलिज्म होता है तो वो कहाँ पर होता है, लीवर के अंदर में होता है ना। और लीवर में कहाँ हो रहा है, लीवर सेल के अंदर में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है उसमें। दूसरी चीज ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के भी फॉर्मेशन में हेल्प करती है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के निर्माण में भी। लेकिन ये कहां पर, जब वो कहां पर प्रेजेंट होती है, टेस्टिस की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है वो। ठीक है, उसके बाद में कोशिका को ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सपोर्ट प्रोवाइड करती है मतलब एक मैकेनिकल सपोर्ट देती है ना, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है।
और उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था पादप कोशिकाओं के अंदर में ये साइटोकाइनेसिस के दौरान, मतलब जो साइटोकाइनेसिस होता है, तो साइटोकाइनेसिस क्या हो रहा था, साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन हो रहा था, जब यहाँ पे सेल में डिवीजन चल रहा था, तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बनती है ना, ये जो मेम्ब्रेन बन रही थी, जो सेल प्लेट बन रही थी, इस सेल प्लेट के फॉर्मेशन में भी क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। और अभी बताया था प्लांट सेल में क्या करती है, ये रिक्ति का फॉर्म करने में मदद करती है। ऐसे बहुत बड़ी सी क्या होना है, एक वेसिकल्स प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल में, हमने बोले थे वेसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये प्लांट सेल के अंदर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करती है, रिक्ति का भी बनाती है, ठीक है। फिर ये तो होगी यहाँ पे मेन जो न्यूक्लियस के साथ में प्रेजेंट थी वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या हो रही थी, भाई जो मसल्स में था वो क्या था, सार्कोप्लाज्म था। तो सार्कोप्लाज्म के अंदर में क्या होता है, हम बहुत ज्यादा, हमने क्या बोला था, ये फैट का भी डिपोजिशन करती है ना। तो ये क्या कर रही थी यहाँ पे, जब हम यहाँ पे बहुत ज्यादा मूवमेंट्स वगैरह कर रहे थे, तो लैक्टिक अम्ल का भी स्त्रावन करती है, और लैक्टिक अम्ल के कारण क्या हो जाती है, पेशियों में थकान हो जाती है। तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स रहती है वो नेजल ग्रेन्यूला, है ना, या नेजल ग्रेन्यूला, इसका स्त्रावन करती है ना। और वो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, जिसके कारण पेशियां थक जाती है। ठीक है बेटा, इतना यस सर। ठीक है। तो फिर कल हम यहाँ पे गोल्जी बॉडी देखेंगे, ठीक है, गोल्जी बॉडी, और क्या देख लेंगे, लाइसोसोम। हाँ ठीक है, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, और क्या बचा है अभी, हाँ गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम भी देखेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी। कल ये चैप्टर शायद हो सकता है खत्म करते हैं। फिर जैसे ही खत्म हुआ उसके अगले दिन 2-3 सर घंटे टेस्ट था ना? हाँ टेस्ट बताया तो था कि आज हमने कैंसिल कर दिया ना। ये थोड़ा सा चैप्टर बचा है, उसके बाद में फिर एक साथ पूरे चैप्टर का करेंगे और एक बड़ा टेस्ट करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि आगे के भी क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं ना, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। सर ऑब्जेक्टिव का होगा कि थ्योरी का? ऑब्जेक्टिव, हमारे इसमें ऑब्जेक्टिव ही चलेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही चलेंगे। इस वाले में तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही चलेंगे एमसीक्यू वाले में। चलो ठीक है, तो सभी को बाय, गुड डे।